वीएनएम फाउंडेशन के प्रोजेक्ट तुम अकेली नहीं हो सीजन 2 की शुरुआत आज वडोदरा सयाजीगंज आंगनवाड़ी केंद्र जेतलपुर 1 और 11 से हुई। इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य है महिलाओं को पोस्टनेटल केयर, पोस्टपार्टम डिप्रेशन और मेनोपॉज जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर जानकारी और जागरूकता प्रदान करना, ताकि वे जीवन के इन बदलाव का आत्मविश्वास से सामना कर सके। इस प्रोजेक्ट के सीजन 2 का पहला सेशन वडोदरा की गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर सुषमा बख्शी ने लिया। उन्होंने महिलाओं से बात करते हुए इन विषयों पर विस्तृत जानकारी साझा की और उन्हें खुलकर बात करने के लिए प्रेरित किया। अमी लाइफ साइंसेज के सपोर्ट से वडोदरा की 10 आंगनवाड़ी इलाके के आसपास की महिलाओं के लिए आयोजित तुम अकेली नहीं हो प्रोजेक्ट इंडियन मेनोपॉज सोसाइटी और वडोदरा मेनोपॉज सोसाइटी के कोलैबोरेशन में किया जा रहा है। तुम अकेली नहीं हो के माध्यम से वीएनएम फाउंडेशन एक बार फिर महिलाओं की शारीरिक और मानसिक सेहत को प्राथमिकता देते हुए समाज में सकारात्मक बदलाव लाने की दिशा में सशक्त कदम बढ़ा रहा है। नमस्कार, तुम अकेली नहीं हो प्रोजेक्ट का सीजन 2 शुरू होने जा रहा है और आज हम आए हैं सयाजीगंज के आंगनवाड़ी जेतलपुर 1 और 11 में। आइए डॉक्टर सुषमा बख्शी से बात करते हैं। ओएसिस फर्टिलिटी क्लिनिक के बारे में सुना होगा, फेसबुक अगर चलाते हैं उस पर ऐड आती होगी, आपने देखे होंगे, है ना। तो वहाँ से आपके लिए स्पेशली बात करने के लिए आए हैं। आपके सवाल जवाब में सुनेंगे और उसका अगर कोई हल निकाल सकते हैं तो हम इस बारे में बात करेंगे। प्रसवोत्तर काल जिसको बोलते हैं, डिलीवरी हो जाने का टाइम, उसके बारे में हम सवाल मैम से पूछते हैं। मैम, डिलीवरी हो जाने के बाद महिला को कितने समय तक सबसे ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए अपनी स्वास्थ्य का? तो एक बार डिलीवरी हो जाती है तो फिर दो काम बहुत ज़रूरी होता है कि जो लेडी है उसको बच्चे का ध्यान रखना होता है और ख़ुद का भी ध्यान रखना होता है। ये दो बहुत ज़रूरी है। तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो समय है डिलीवरी के बाद का, वो 2 महीने का है, 6 हफ्ते का, 1.5 से 2 महीने का। उस वक्त हमें ज़्यादा ध्यान रखना है क्योंकि उसी समय में जो बच्चेदानी इतनी बड़ी हुई है वो धीरे धीरे करके नॉर्मल हो जाती है। वज़न जो बहुत ज़्यादा बड़ा है वो भी धीरे धीरे करके नॉर्मल हो जाता है। उस वक्त बच्चे को फीडिंग करना होता है, तो उसके साथ थोड़ा मेल करना है कि जब बच्चा को फीडिंग करना है, दूध पिलाना है, तो वो टाइम हमें ध्यान रखना है। बच्चे को इन्फेक्शन ना हो उसका ध्यान रखना है। तो डिलीवरी के बाद कम से कम 1 महीने के लिए आयरन का गोली खाना चाहिए, 1 महीने के लिए। और जब तक आप फीडिंग करें, बच्चे को दूध पिलाएं। हम लोग रेकमेंड करते हैं कि डिलीवरी के बाद बच्चे को कम से कम 1 साल तक तो फीडिंग कराना ही चाहिए, 1 या सवा साल तक। और 6 महीने तक तो सिर्फ माँ का दूध ही देना चाहिए और 6 महीने के बाद ऊपर का थोड़ा थोड़ा दे सकते हैं। तो जैसे बड़े लोग, बुज़ुर्ग लोग घर में होते हैं तो वो लोग समझाते हैं क्या क्या खाना खाना है, क्या नहीं खाना है, तो उसका भी ध्यान रखना है। लेकिन ज़रूरत ये है कि पौष्टिक खुराक खाना है ना। वो पिज़्ज़ा एंड वो सब नहीं, तो अच्छा खाना खाना है, कैल्शियम लेना है जब तक आप बच्चे को फीडिंग करें। 6 महीने के बाद बच्चे को ऊपर का थोड़ा थोड़ा वो सूप और राइस और दाल वगैरह खिलाना चालू करते हैं। रेस्ट करना है, ये भी ज़रूरी है। और डिलीवरी के बाद कुछ एक्सरसाइज भी करना होता है क्योंकि हर एक लड़की को ऐसा होता है कि मेरा पेट नहीं बड़ा रहना चाहिए, मैं नॉर्मल हो जानी चाहिए। ये सब चीज़ों का भी ध्यान रखना होता है। तो ज़्यादातर ये सब चीज़ों का खुराक, फीडिंग और जो शक्ति का गोलियां होता है वो सब नियमित रूप से लेना होता है। और शांत स्वभाव रखना है, मतलब इतना टेंशन नहीं लेना है क्योंकि कई बार वो मदर को इतनी टेंशन आ जाती है, बच्चा रोता है तो वो उसका बीपी बढ़ जाता है। अरे बच्चे को एक ही चीज़ आता है, रोना, और तो कुछ आता, वो सुसु करेगा तो भी रोएगा, उसको भूख लगी है तो भी रोएगा, उसको मज़ा नहीं आता है तो भी रोएगा। तो बच्चा रोता है तो उससे डरने का
नहीं। जैसे कि आपने बताया स्तनपान के बारे में, ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में, तो इस हर चीज़ों के साथ कुछ न कुछ मान्यताएं जुड़ी हैं, रादर गैर मान्यताएं हम बोल सकते हैं। जैसे कि पहला दूध निकाल देते हैं जो बच्चे के पेट में नहीं जाता। बच्चे को डिलीवरी के बाद तुरंत फीडिंग करना चाहिए, क्योंकि मदर का जो मिल्क उस वक्त आता है, शुरू का मिल्क जो बोलते हैं, उसमें बहुत पौष्टिक तत्व होते हैं। उसमें वो दूध लेने से बच्चे को किसी तरह के रोग नहीं होते हैं। तो इसीलिए जो पहले मान्यता थी कि शुरू का धावण है वो निकम्मा होता है, उसको निकाल देना चाहिए, वो बिल्कुल गलत बात है। समझ में आ गया? आइडियल डाइट क्या हो सकता है इस दौरान? ये भी बहुत ज़रूरी है। और हमारे यहाँ जो सब ट्रेडिशन है कि मदर को क्या खाना चाहिए, तो मुझे पता है कि स्पेशल बनाते हैं। वो गुंद होता है, फिर सूंठ होता है, मेथी होता है, और गुड़ होता है। उससे वो पकवान जैसा बनाते हैं और वो मदर को खिलाते हैं, जिसमें घी भी होता है। तो उससे क्या है, कैलोरी मिल जाता है, प्रोटीन मिल जाता है, गुंद में कैल्शियम बहुत अच्छा होता है, तो वो भी मिल जाता है। तो नॉर्मल डिलीवरी के बाद ये सब चीज़ें तो खा ही सकते हैं। फ्रूट्स ज़्यादा खाना चाहिए, ये भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डिलीवरी के बाद कई लोगों को कब्ज़ हो जाती है, तो उसकी वजह से पाइल्स वगैरह होते हैं। तो वो नहीं हो, उसकी वजह से उसके लिए जो सब्जियां हैं वो ज़्यादा खानी चाहिए। सब्जियां में पालक बहुत अच्छा है, तो पालक का सूप बना के, या पालक की सब्जी, पालक और मेथी, वो सब चीज़ें ज़्यादा अच्छी है, तो वो सब खिलाना चाहिए। और एक साथ मदर नहीं खा सकती, इसलिए थोड़ा थोड़ा उसको 5-6 बार अगर खाना है तो भी खिला सकते हैं। अपने समाज में ये प्रथा है कि मदर का रूम एक अलग होता है, और वहाँ पे उसके बाजू जहाँ सोती है उसके बाजू में एक डिब्बा रखते हैं, और उसमें सब कुछ भर के रखते हैं, तो उसको जब मन करे वो खा सकती है। लेकिन पौष्टिक खुराक खाना बहुत ज़रूरी है, और उसमें यही सब चीज़ें आनी चाहिए कि जिसमें कैल्शियम ज़्यादा हो। मतलब कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि नींबू नहीं खाना चाहिए, नींबू नहीं लेना चाहिए, टाँके पक जाते हैं, ये गलत बात है। जो लोग ऐसा मानते हैं ना, उसको हम नींबू वाली गोली देते हैं कि अगर नींबू नहीं खाओगे हम गोली खिलाएंगे। तो इसलिए नींबू का जूस वगैरह सब कुछ आप ले सकते हैं, इससे टाँके में रूज जल्दी आ जाती है। पपीता का बहुत कुछ सुना है मैंने, इसीलिए हालांकि हम लोग ऐसा नहीं मानते हैं कि पपीता से कुछ होता है, लेकिन पपीता इतना डीप रूटेड है सबके दिमाग में, तो वो अगर एक आध फ्रूट नहीं खाए तो चलता है, बोलते हैं हाँ ठीक मत खाना। लेकिन गुड़ में कोई प्रॉब्लम नहीं, गुड़ में तो जो आप शक्ति का गोली खाते हैं ना, वो गुड़ में से बनता है, तो आप गुड़ नहीं खाएंगे, शक्ति का गोली खाएंगे। 4 आवर तो खाने ही नहीं देते ना। 24 घंटा 24 घंटा, और भूख तो सडनली लगती है जब नॉर्मल तुरंत तो चाहिए तुरंत, क्योंकि 12 घंटे का डिलीवरी का पेन हुआ है, उसमें कुछ नहीं खाया है, और फिर बच्चा होता है तो पेट में ऐसे ऐसे गड्ढा जैसा हो जाता है, तो तुरंत भूख तो लगती है ना। तो वो बात गलत है कि डिलीवरी के बाद 24 घंटा कुछ नहीं खाना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं। हालांकि आप हल्की खुराक ले सकते हैं, जैसे राब वगैरह बना के पी सकते हैं, तो ऐसा कुछ खाइए, लेकिन चावल नहीं खाना गलत बात। तो खाने की बात हो रही थी, तो मतलब बहुत पतली दाल या रोटी पतली बनाओ, सबको अच्छी लगती है, लेकिन 4 खाने दो, ऐसे नहीं कि 2 खा के बंद हो जाओ। जितना भूख लगे उतना खिलाओ। राब अच्छी है, और उसमें वो सब डालते हैं ना, खसखस वगैरह, तो अच्छी बात है। तो इससे क्या है, मदर को सुकून रहता है, और अच्छा खाएगी तो दूध ज़्यादा आएगा तो बच्चा रोएगा नहीं। ऐसा मानते हैं कि काजल लगाने से आंखें बड़ी हो जाती है, तो बड़ी आंखें अच्छी है ना, ऐसा मानते हैं सब लोग। ऐसा कुछ नहीं है, आंखें जन्म से जैसी होती है इतनी होती है। काजल लगाते वक्त हाथ अगर ठीक से धोते नहीं है, और बच्चे को अगर जैसे एक आंख में इन्फेक्शन हुआ है तो वहाँ से यहाँ, तो उससे तो तकलीफ बढ़ती है। बचपन में पैदा होते वो मध चटाते हैं। बच्चे को जन्म के बाद हम लोग
गलथूथी देने का बिल्कुल मना करते हैं। मेरे पास जो पेशेंट आते हैं डिलीवरी के लिए, अगर वो बोले कि मैं बच्चे को ये इतना इतना चीज़ दूंगी या चटाऊंगी, तो मैं बोल देती हूँ दूसरे डॉक्टर ढूंढ लो, मैं नहीं करने दूंगी। तो ये सब गलथूथी बड़थूथी की ज़रूरत नहीं है। सीधा बच्चे को माँ को दे दो। भगवान ने वो गाय के बछड़े को कोई गलथूथी पिलाने जाता है? बकरी के बच्चे को देने नहीं, भगवान ने खुद ने बनाया है मदर और बेबी। तो बच्चा माँ के पास चला जाए, दूध पीना चालू कर दे, बात ख़त्म, और कुछ चाहिए ही नहीं। तो कंगारू थेरेपी का क्या महत्व है? अगर माँ का स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, जैसे उनका हीमोग्लोबिन कम है, शरीर में हीमोग्लोबिन कम है, फिकाश है, उसका वज़न नहीं बढ़ा है जितना बढ़ना चाहिए उतना, तो इससे क्या है कि बच्चे का वज़न कम आता है। कई बार जल्दी डिलीवरी हो जाती है तो उसकी वजह से भी बच्चे का वज़न कम आता है। तो छोटा बच्चा है तो उसको माँ की जो गर्माहट है उसके पास रखने से बच्चे का वज़न भी बढ़ता है। उसको कंगारू थेरेपी बोलते हैं कि इसको बच्चे को यहाँ माँ के टमी के ऊपर ही रख देते हैं और फिर उड़ा देते हैं, खास करके सर्दी की सीज़न में। तो बच्चा ठंडा नहीं होना चाहिए। बच्चे का 2 ही या 3 ही चीज़ का ध्यान रखना है। उसको टाइम पे खाना मिलना चाहिए, नंबर 1, उसकी गर्माहट रहनी चाहिए, ये 2, और उसको ऐसे कोई व्यक्ति को न दो जिसको खांसी वगैरह हुआ है। पर अभी की जो जनरेशन है वो अपने शरीर को लेके काफ़ी कॉन्शियस है, तो ऐसे स्वाभाविक कौन से शारीरिक बदलाव है जो डिलीवरी के बाद एक महिला को दिखने बहुत ही सामान्य है, और उसके लिए हम एक्सरसाइज वगैरह कौन से प्रकार की कर सकते हैं? डिलीवरी के बाद जो टमी का भाग है वो थोड़ा लूज़ हो जाता है, फिर वो योनि का भाग है वो भी थोड़ा लूज़ हो जाता है, क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी हुई है तो वो थोड़ा लूज़ हो जाता है। खून की थोड़ी कमी होती है, ब्रेस्ट थोड़े बड़े हो जाते हैं, स्तन की साइज़ बढ़ जाती है क्योंकि फीडिंग करते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं वो नॉर्मल रूप से होती है, और वो अपने आप नॉर्मल होती भी है, लेकिन साथ में थोड़ा प्रयत्न भी करना पड़ता है। जैसे बच्चे को खुद का दूध पिलाओ तो ब्रेस्ट में वो जो तनाव आ जाता है, दुखावा होता है, और कई बार ब्रेस्ट में रसी हो जाता है तो कट करना पड़ता है। ये सब नहीं होता है। अगर आप बच्चे को समय समय पे दूध देंगे कुछ नहीं होगा, नंबर 1। नंबर 2, योनि का भाग जो ढीला हो जाता है तो उसके लिए एक्सरसाइज होती है। तो टमी का एक्सरसाइज और पेट का वो जो नीचे के भाग का संकोचन का कुछ एक्सरसाइज आता है, हमारी भाषा में उसको किजेल्स एक्सरसाइज कहते हैं, पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज, वो सीख लेना चाहिए। हम लोग 3 हफ्ता हो जाएं उसके बाद टमी का और वो सब एक्सरसाइज करने का सलाह देते ही हैं। तो मैम बच्चा होने के बाद स्वभाव में या भावनात्मक फेरफार आना सामान्य है? तो कई बार जो छोटी उम्र में डिलीवरी हो जाती है तो बहुत टेंशन रहता है कि मैं बच्चे का ध्यान रख सकूंगी कि नहीं, बाद में मैं घर का काम कैसे करूंगी, बच्चा को कुछ हो जाएगा तो मैं क्या करूंगी। तो ये टेंशन वाला स्वभाव अगर हो जाता है, इसकी वजह से कई महिलाओं में डिप्रेशन आ जाता है। उसको ऐसे होता है मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी, उसको ऐसे होता है कि मेरे को कुछ हो गया है, और वो अपनी दुनिया में रहती है और खुद को भी भूल जाती है, बच्चे को भी भूल जाती है, तो खाती नहीं है, खिलाती नहीं है, ये सब चीज़ें होती है। तो उसको पोस्टपार्टम डिप्रेशन कहते हैं। जब भी ऐसा आपके मोहल्ले में से किसी को ऐसा कुछ आपको लगता है, क्योंकि आप लोग मिलने तो जाते हैं, किसी के वहाँ डिलीवरी होती है, कि ये कुछ गलत तरह से ये लड़की अपने आप को देख रही है, तो उसको आपको सलाह देना है कि उसको डॉक्टरी सलाह की ज़रूरत है। किसी ने नहीं सुना मेनोपॉज के बारे में, ऐसा कोई है? मतलब हिंदी भाषा में उसको रजोनिवृत्ति कहते हैं, मतलब पीरियड बंद हो जाना, 40-45 की उम्र में होता है। तो ये महिलाओं का ध्यान रखना भी हमारी जवाबदारी है। आपके घर में आपकी सास होएंगी या बड़े लोग, बड़े बुज़ुर्ग लोग होंगे, तो उनका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। हमारे यहाँ भारत में ज़्यादातर स्त्रियों का मेनोपॉज 45 से 47 ईयर्स के आसपास आता है, 45 से 47। 40 से पहले अगर पीरियड्स बंद हो जाएं तो डॉक्टर का तपास करना पड़ता है।
और 50 साल तक आपका पीरियड न जाए तो भी आपको डॉक्टर के पास जाना होता है। ये दो पड़ाव याद रखने के, 40 से पहले और 50 के बाद। सो मैम हमको कैसे पता चलेगा कि अब हम मेनोपॉज में आ गए हैं या हमारा मेनोपॉज का शुरुआत हो गया है? जब मेनोपॉज आने वाला होता है, पीरियड मतलब जाने वाला होता है, तो धीरे धीरे करके पीरियड का जो समय पहले 4-5 दिन चलता होता था, अभी 2 दिन चलता है, कम हो जाता है ब्लीडिंग, और धीरे धीरे करके कम हो जाता है। या तो कुछ लेडीज़ को ऐसे होता है कि पहले 1-1 महीने आता है, तो फिर 2-2, 3-3 महीने आता है, फिर 6 महीने आता है। हाँ, तो हाँ, और फिर बंद हो जाता है, ऐसे होता है। लेकिन याद रहे कि अगर ज़्यादा ब्लीडिंग हो, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो, 45 साल के आसपास, जैसे गट्टे पड़ते हैं और बहुत दुखावा होता है, ऐसा होता है, या तो बहुत सफ़ेद पानी जाता है, सफ़ेद पानी ज़्यादा जाता है और उसके साथ थोड़ा थोड़ा खून आता है, ऐसे संजोगों में आपके पड़ोस वाले कोई है, आपकी फ्रेंड्स है, या उसकी बड़े बुज़ुर्ग कोई आपके ध्यान में है, तो आपको तुरंत उनको बोलना है कि ऐसा है, घर पे मत बैठे रहो, डॉक्टर को बताओ, क्योंकि ये उम्र में कैंसर होने का संभावना ज़्यादा होती है। पीरियड जाने वाला होता है तो शरीर में गर्मी गर्मी लगती है, ऐसे पंखा चलता है तो भी ऐसे लगता है कि बहुत गर्मी हो रही है, कोई एसी चालू कर दे तो अच्छा है, ऐसा लगता है। और चिड़चिड़ापन हो जाता है, हमेशा आपकी सांस वगैरह होएंगे तो वो उसका मूड ऐसा ही रहता है। छोटी चीज़ है तो भी बोलता है कि ये इसका बहुत स्वभाव बिगड़ गया है, लेकिन वो उसका दोष नहीं है। ये मेनोपॉज की वजह से ऐसा होता है कि उनका चिड़चिड़ापन आ जाता है, उनको नींद नहीं आती है, उनको पेशाब की तकलीफ़ें बार बार होती है, कि जैसे खांसी के साथ पेशाब हो जाना, या तो कंट्रोल नहीं कर पाना, ये सब चीज़ें होती है। पीरियड का प्रॉब्लम तो होता ही है, और साथ साथ में उनको सांधा का दुखावा हो जाता है। तो ये सब चीज़ें मेनोपॉज के बाद होती है और उसकी सारवार शक्य है। कुटुंब के लोगों का ये ज़रूरी है कि ऐसे लेडीज़ का ज़्यादा ध्यान रखें, और कुछ प्रॉब्लम अगर ज़्यादा है तो डॉक्टर की सलाह लें। कहा जाता है कि जो लोग शारीरिक रूप से सखत मेहनत करते हैं उनका मेनोपॉज जल्दी शुरू होता है। गलत बात है, मेनोपॉज उसके टाइम पे ही होता है। जो लोग खुद को शारीरिक प्रवृत्ति, घर का काम वगैरह अच्छे से करते हैं, उनको मेनोपॉज में तकलीफ़ कम होती है। अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा है, आपका बोन्स अच्छे हैं, आपके शरीर में कैल्शियम अच्छा है, तो आपको मेनोपॉज का प्रॉब्लम कम होता है। तो ऐसा भी कहा जाता है कि अगर मेरी मम्मी का मेनोपॉज जल्दी शुरू हुआ है तो शायद मेरा भी जल्दी शुरू हो सकता है। तो ये बात सही है। आपकी माँ को जिस उम्र में मेनोपॉज आया था, आपका करीबन उसी समय के आसपास ही मेनोपॉज चालू होने की संभावना है, क्योंकि आपके जीन्स जो है, क्रोमोसोम्स, वो उसके साथ मैच होते हैं, इसलिए दोनों का ऐसे होने की शक्यता ज़्यादा है। तो क्या हमारी मासिक धर्म जल्दी शुरू हुआ है, मैं पीरियड्स में जल्दी बैठना शुरू हुई हूँ, तो भी मेरा मेनोपॉज जल्दी शुरू होगा? ज़रूरी नहीं है ऐसा। आपका ओवरी जो होती है, अंडाशय होता है, उसकी एक्टिविटी जब कम हो जाती है, उसमें बीज कम हो जाते हैं, उसके हिसाब से ही मेनोपॉज चालू होता है। और जब हम मेनोपॉज में होते हैं मैम, तब डाइट का और स्पेशली कैल्शियम का महत्व कहाँ जाता है? कैल्शियम हम लोग हमेशा 40 साल की उम्र के बाद जो लेडीज़ हमारे पास ट्रीटमेंट के लिए आती है, उनको हम हमेशा कैल्शियम देते हैं। देख, मैं ऐसा कहती हूँ कि लेडीज़ के ज़िंदगी में कैल्शियम बहुत महत्व का है। इतनी छोटे बच्चे हो, मतलब 15-16 साल की लड़कियाँ हो, या प्रेगनेंसी हो, या डिलीवरी के बाद, या तो मेनोपॉज के समय, कैल्शियम बहुत ज़रूरी है। हमारे यहाँ ऐसे होता है कि घर में सबको दूध देते हैं पीने के लिए, और लेडी है वो इतना चाय में इतना दूध डाल के पी लेती है, हालांकि उसको सबसे ज़्यादा चाहिए। दूध, दही, पनीर, ये सब चीज़ें कैल्शियम वाली होती है। तो ये कैल्शियम की ज़रूरत
लेडीज़ को सबसे ज़्यादा होती है और मेनोपॉज में तो सबसे ज़्यादा होती है। तुम अकेली नहीं हो। कैसा लगा? मेरे को यहाँ पे आके अच्छा लगा, हमको सब सीख मिली है। क्या सीखा आपने? आपको क्या याद रहा कि हाँ मुझे ऐसा करना चाहिए? हाँ, उन्होंने बताया कि बच्चे को कैसे दूध पिलाते और क्या खाना चाहिए, क्या लेना चाहिए, कैसा स्वभाव रखना चाहिए, वो सब सीख हमको मिली है यहाँ से। तुम अकेले नहीं हो, इसमें आकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे जो जो क्वेश्चन थे, जो प्रॉब्लम थी, जिसके लिए मैं मानसिक रूप से सोच रही थी, वो सारे क्वेश्चन यहाँ मुझे सॉल्व हो गए। डॉक्टर से बात करके मुझे पता चला कि इसमें प्रेगनेंसी में इतना डिफ़िकल्टी नहीं है। हम लोग रूबरू डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। यहाँ इतना डर नहीं लगा कि क्वेश्चन कैसे करना है, उसका आंसर कैसे मिलेगा। अच्छा लगा सब जानकर, और अब कोई टेंशन नहीं है प्रेगनेंसी के रिलेटेड कोई भी।